डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में जो पहली हेडिंग हमारे पास है वो है मैटर वेव्स। मैटर वेव्स क्या होती हैं, क्योंकि मैटर वेव्स को लेकर के बड़ा कंफ्यूजन होता है, और वो कंफ्यूजन इस तरह से था क्योंकि किसी के पास डायरेक्ट एविडेंस नहीं था कि मैटर वेव्स के बारे में कैसे प्रेडिक्शन दिया जाए। तो उसके लिए डी ब्रॉगली ने अपना कुछ एजम्पशन किया था, और वो एजम्पशन बाद में, क्योंकि ला तो था नहीं, क्योंकि कोई प्रूफ नहीं था, जब तक प्रूफ नहीं होता है हम ला नहीं बोलते हैं, वैसा ही डी ब्रॉगली ने भी किया। उन्होंने एक एजम्पशन दिया। एजम्पशन किस बेसिस पे दिया हम उस चीज को समझेंगे। पहले तो ये लिख लीजिए कि मैटर वेव्स और डी ब्रॉगली वेव्स होती क्या है। द वेव एसोसिएटेड विथ, क्या लिखा जाता है, द वेव एसोसिएटेड विथ, द वेव्स एसोसिएटेड विथ मूविंग मटेरियल पार्टिकल, मूविंग मटेरियल पार्टिकल, मूविंग मटेरियल पार्टिकल। अब मूविंग मटेरियल पार्टिकल क्या होते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हम इस बात को भी अंडरस्टैंड करेंगे और समझेंगे कि ऐसी कौन सी बात थी जिसके बेसिस पर डी ब्रॉगली ने ऐसा एजम्पशन प्रेडिक्ट किया, और वो प्रेडिक्ट जो किया वो बाद में सही भी पाया गया। किसी ला से उसको जब कंपेयर किया गया, वो ला भी मैं बताऊंगा आपको, जिसके साथ ये कंपैरिजन हुआ, और जो प्रेडिक्शन था, हाइपोथेसिस था जो डी ब्रॉगली ने दिया, वो फाइनली प्रूव भी हो गया। अभी उसकी बात करेंगे, पहले ये समझते हैं वेव एसोसिएटेड विथ मूविंग मटेरियल पार्टिकल। अब मूविंग मटेरियल पार्टिकल कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन भी होते हैं। इस तरह से हमारे पास मूविंग मटेरियल पार्टिकल हैं। द वेव एसोसिएटेड विथ मूविंग मटेरियल पार्टिकल आर नोन एज, ETC आर नोन एज मैटर वेव्स आर डी ब्रॉगली वेव्स। क्या बोलते हैं इसको, डी ब्रॉगली वेव्स। हम इनको डी ब्रॉगली वेव्स बोलते हैं या मैटर वेव्स बोलते हैं। अब क्यों बोला, थोड़ा इसकी बात करते हैं, क्योंकि यहां पर क्या हुआ, आपको बच्चों दो वर्ड पता है, एक रेडिएशन पता है और एक मैटर पता है। चलिए मैं बात करता हूं। देखो, एक होता है रेडिएशन। क्या होता है, रेडिएशन। रेडिएशन का बच्चों मतलब होता है लाइट। क्या होता है, लाइट होता है। अब लाइट के अंदर क्या होता है, जो वेव थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, क्या करती है, लाइट की बात हो रही है, तो वेव थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो वेव थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होती है बच्चों, वो क्या करती है, सॉरी मैं इंडक्शन बोल रहा हूं, आपको क्या लिखना है, रेडिएशन, क्योंकि रेडिएशन की बात हो रही है। वेव थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, रेडिएशन का मतलब समझना है क्या, लाइट। सक्सेसफुली एक्सप्लेन करता है किसको, वेव थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक्सप्लेन सक्सेसफुली क्या क्या सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया वेव थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ने, एक्सप्लेन किया जो वेव थ्योरी थी। वेव थ्योरी ने किसको एक्सप्लेन किया, सबसे पहला एक्सप्लेन किया इंटरफेरेंस को। किसको एक्सप्लेन किया, इंटरफेरेंस, फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन किया, डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन किया, फिर पोलराइजेशन को एक्सप्लेन किया। तो ये सारे ऐसे फिनोमेना थे जो एक्सप्लेन किससे हुए, एक्सप्लेन किए गए वेव थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। मतलब लाइट को वेव नेचर मान करके हमने एक्सप्लेन किया इंटरफेरेंस को, डिफ्रैक्शन को और पोलराइजेशन को। ऐसे ही जो क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो क्या है, क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मैंने स्टार्टिंग के दो वर्ड में ऐसा बोला कि आपको लगा क्या, वहां पे इंडक्शन बोलिया, मैंने इंडक्शन बाय मिस्टेक बोल दिया। वहां पे क्या होना चाहिए, रेडिएशन होना चाहिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं नेचर समझने की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन,
तो रेडिएशन में बच्चों क्या है, लाइट है। तो क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सक्सेसफुली एक्सप्लेन क्या करता है, एक्सप्लेन सक्सेसफुली कौन कौन से फिनोमेना को, एक्सप्लेन सक्सेसफुली किसको किसको किया, सबसे पहला जो आप 12th में पढ़ते हो उस टॉपिक का नाम होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, किसको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को करता है। फिर कॉम्पटन इफेक्ट आप ग्रेजुएशन में आगे पढ़ोगे, कॉम्पटन इफेक्ट होता है बच्चों, आप आगे की क्लास में हायर क्लासेस में पढ़ोगे, डीप में पढ़ोगे बीबीआर, क्या होता है बीबीआर, बीबीआर का मतलब होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, क्या बोलते हैं इसको, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और आप एक्सरे स्पेक्ट्रा भी पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, एक्सरे स्पेक्ट्रा भी पढ़ोगे हायर क्लासेस में। अभी इन चीजों को छोड़ दीजिए, ठीक है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन तो आप 11th क्लास में थोड़ा सा सीखोगे फिजिक्स में कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, कैसे इसका ग्राफ बनाते हैं, वो सारी चीजें, लेकिन डीप में आपको ग्रेजुएशन में ही सीखने को मिलेंगी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में भी डीप में आपको सीखने को मिलेगा, लेकिन ओवरव्यू इसका 12th क्लास में मिल जाता है कि डेफिनेशन क्या होती है, कैसे इसके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आते हैं, क्या ग्राफ होते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड, वो सारी चीजें 12th क्लास में मिलती हैं। और होपफुली आपने पढ़ भी लिया होगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल स्टडी क्या है, वो कैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करती है इंटेंसिटी पर, फ्रीक्वेंसी पर, ठीक है। ये सब चीजें आपने पढ़ी होंगी। यहां मुझे बात करनी है कि जब मैं बात कर रहा हूं लाइट के बारे में, रेडिएशन के बारे में बात कर रहा हूं, तो रेडिएशन को हम दो तरह से डील करते हैं। जब रेडिएशन वेव की तरह बिहेव करता है तो फिजिक्स के बहुत सारे फिनोमेना एक्सप्लेन होते हैं, लेकिन वही रेडिएशन जब बात करता है क्वांटम थ्योरी की तरह, क्वांटम का मतलब होता है पार्टिकल, क्या होता है, क्वांटम का मतलब बच्चों होता है पार्टिकल। मैं क्वांटम का मतलब भी दे रहा हूं पार्टिकल नेचर को, किसको, पार्टिकल नेचर को। क्वांटम मतलब पार्टिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और एक वेव नेचर है। इसका मतलब लाइट के पास दो नेचर हो गए, लाइट के पास क्या हो गया, एक हो गया वेव नेचर, एक हो गया बच्चों वेव नेचर, और दूसरा हो जाता है पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर। तो पार्टिकल जो नेचर है उसको क्या बोलते हो, क्वांटम नेचर बोलते हो, जो क्वांटम नेचर है आपके पास। तो आपके पास आपने क्या देखा कि जो रेडिएशन है सम टाइम इट बिहेव्स एज अ वेव, जब वेव की तरह बिहेव करता है तो इन फिनोमेना को हम एक्सप्लेन करते हैं फिजिक्स के। और जब रेडिएशन मतलब लाइट बिहेव करता है एज अ पार्टिकल या क्वांटम नेचर बिहेव शो करता है, तब हम शो करते हैं किसको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट को स्टडी करते हैं, बीबीआर को स्टडी करते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को, और एक्सरे स्पेक्ट्रा को स्टडी करते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं दिस शोज दैट, ऐसा लिखा जा सकता है कि दिस शोज दैट, या लिख सकते हैं फ्रॉम द अबव एक्सप्लेनेशन, या दिस शोज दैट रेडिएशन हैज डुअल नेचर, समटाइम इट बिहेव्स, समटाइम्स बच्चों इट बिहेव्स एज वेव नेचर एंड समटाइम इट बिहेव्स एज अ पार्टिकल नेचर, हेंस रेडिएशन हैज डुअल नेचर, ऐसा लिखा जाएगा, हेंस रेडिएशन हैज डुअल नेचर। अब बच्चों बात करते हैं कि रेडिएशन के बारे में तो समझ गए, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। पहले मैंने बात की रेडिएशन की, रेडिएशन मतलब लाइट के बारे में। अब मैटर के बारे में सोचिए, जब इतनी बातें हो गई तो डी ब्रॉगली के दिमाग में आइडिया आया कि हो ना हो, अगर रेडिएशन दो तरह से बिहेव करता है, रेडिएशन डुअल नेचर शो करता है, तो मैटर को भी डुअल नेचर शो करना चाहिए, ऐसा सोचा उन्होंने। और उसी सोच को उन्होंने आगे बढ़ाया और एक प्रेडिक्शन दिया। अब प्रेडिक्शन ही दिया था क्योंकि उनके पास उस टाइम तक कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं था जिससे वो प्रूफ कर पाए, लेकिन उन्होंने मैथमेटिकली उसको कैसे रिजल्ट आना चाहिए था, उसका कैसे फॉर्मुलेशन करना चाहिए था, वो उसका उन्होंने फॉर्मूला दिया। और उस टाइम जो उन्होंने प्रेडिक्शन दिया वो क्या दिया वो देखो, अकॉर्डिंग टू, या मैं लिख सकता हूं कि हाइपोथेसिस क्या था, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। मैं हेडिंग लगा देता हूं डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस, इसको क्या लिखना चाहिए था हाइपोथेसिस में, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस।
हाइपोथेसिस, ये जो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस था वो क्या था, इन्होंने बताया, सिंपल तरीके से बताया। क्या बच्चों बताया, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अ मूविंग मटेरियल पार्टिकल, क्या बताया इन्होंने बोला अ मूविंग मटेरियल पार्टिकल, अ मूविंग मटेरियल पार्टिकल, मूविंग, सिंपल तरीके से इन्होंने सोचा और उसी चीज को इन्होंने बोल दिया। बस इनके पास उस टाइम तक कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं था जिसको ये प्रैक्टिकली प्रूव कर पाए, लेकिन सोचा तो एटलीस्ट, और जो सोचा जब प्रूफ नहीं था तो हाइपोथेसिस में वो कन्वर्ट हो गई। अ मूविंग मटेरियल पार्टिकल, अ मूविंग मटेरियल पार्टिकल, मटेरियल पार्टिकल कैन बी एसोसिएटेड विथ, a moving material particle can be associated with a wave, with a wave। बस इन्होंने इतनी बात करी, क्या बताई कि मूविंग मटेरियल पार्टिकल कैन बी एसोसिएटेड विथ अ वेव। ऐसा इसलिए सोचा कि जैसे रेडिएशन दो तरह से बिहेव कर रहा है तो मैटर को भी दो तरह से बिहेव करना चाहिए, ऐसा सोचा इन्होंने। इसी चीज को इन्होंने एक तरीके से और कहा, क्या दिखेगा पीछे से, देखो देख लेता हूं मैं भी, चलो दिख जाएगा। तो इसको बच्चों और क्या ले सकते हो, दूसरी तरीके से इसको यह लिखा जा सकता है कि वेव कैन गाइड, जो वेव है वो गाइड कर रही है किसको, अ वेव कैन गाइड। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर ये स्टेटमेंट ना समझ में आए, हाइपोथेसिस ना समझ में आए जो डी ब्रॉगली ने दिया, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो, अ वेव कैन गाइड द मोशन ऑफ अ पार्टिकल, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल। देखो दोनों बातें बच्चों बहुत आसान तरीके से उन्होंने समझाई, बस जो समझाई थी बस उसका कोई एविडेंस नहीं था उस टाइम, बाद में आया, मैं भी कह रहा हूं बाद में आया, लेकिन उन्होंने जो सोचा उसको जैसा उन्होंने फॉर्मूला दिया कि मूविंग मटेरियल पार्टिकल अगर चल रहा है तो उससे एक वेव एसोसिएटेड होती है। वेव का मतलब उस वेव है तो उसकी वेवलेंथ तो होगी, तो उसका एक फॉर्मूला भी होता है। क्या होता है फॉर्मूला मैं नीचे लिख दे रहा हूं, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv। इन्होंने बताया कि मटेरियल पार्टिकल अगर कोई मूव कर रहा है तो उससे एसोसिएटेड एक फॉर्मूला आएगा, उससे एसोसिएटेड एक वेव आएगी जिसकी वेवलेंथ का फॉर्मूला लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv आएगा, और वो ये आया। अब हम ये समझने जा रहे हैं कि ये फॉर्मूला आया कैसे होगा। ठीक है, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। हटा दिया जाए, चलिए हेडिंग लगाओ बच्चों, एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ, एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ। एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ, एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ। इसका जो एक्सप्रेशन था वो तो आपको बच्चों पता चल गया, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv किसके लिए होता है, मैटर पार्टिकल के लिए होता है, फॉर मैटर पार्टिकल। चलिए अभी बहुत सारी बातें इस पे करनी है, इंपॉर्टेंट बातें करनी है, जिसको लेकर के बहुत कंफ्यूजन होता है, वो कंफ्यूजन रिमूव करना है और चीजें समझ भी आनी चाहिए, कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। तो क्या हुआ, एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में बात हो रही है, थोड़ा सा रिलेट करूंगा मैं रेडिएशन के साथ। कैसा, जैसा रेडिएशन में आपने पढ़ा कि एक बार वो वेव की तरह बिहेव करता है और एक बार वो बिहेव करता है एज अ पार्टिकल, एज अ क्वांटम नेचर। तो उसी तरह से जो डी ब्रॉगली ने सोचा है कि मैटर के साथ भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो उसके लिए क्या इन्होंने बोला कि अगर कोई मैटर पार्टिकल मूव कर रहा है, मान लो कोई मैटर पार्टिकल है, कोई ऐसा मैटर पार्टिकल है और वो क्या कर रहा है, वो चल रहा है, तो उसके पास क्या होगा, उसके पास मोमेंटम होगा। क्या होगा, चल रहा तो मोमेंटम होगा, और उससे एसोसिएटेड वेव होगी, और वेव होगी तो उसकी वेवलेंथ होगी। बस इस मोमेंटम का इस वेवलेंथ के साथ रिलेशन दिखा देना है मुझे। ठीक है, अगर कोई मटेरियल पार्टिकल है वो चल रहा है तो उसके पास मोमेंटम है, मोमेंटम है, तो कोई मटेरियल पार्टिकल है तो मास होगा, स्पीड है तो मोमेंटम होगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ
मास एंड वेलोसिटी ऑफ मटेरियल पार्टिकल इज कॉल्ड मोमेंटम। अब वो चलने लगा है तो उससे वेव एसोसिएटेड होगी, उसी एसोसिएटेड वेव की वेवलेंथ का फॉर्मूला मुझे बताना है, मुझे लैम्डा ही निकालना और लाके क्या दिखाना है, ये दिखाना है। तो मैं लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू प्लांक थ्योरी। अकॉर्डिंग टू प्लांक थ्योरी, प्लांक थ्योरी क्या थी? प्लांक थ्योरी तो सिंपल सी थी, प्लांक थ्योरी ऑफ रेडिएशन। क्या बोला गया कि जो लाइट ट्रेवल करती है वो कैसे ट्रेवल करती है? इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी। डिस्क्रीट बोल रहा हूं, डिस्क्रीट का मतलब फिक्स रहता है, ऐसा नहीं कि एच न्यू जो एनर्जी होती है हर एक पैकेट की वो एच न्यू होगी, वो 1.5 एच न्यू नहीं होगा, 3/2 एच न्यू नहीं होगा, मतलब जो भी एनर्जी होगी वो एच न्यू के मल्टीपल में ही होगी। तो ये बात किसने बताई थी? ये क्वांटम थ्योरी में बताई गई। और क्वांटम थ्योरी क्या थी? पार्टिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन था। तो बोला गया अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी, अकॉर्डिंग क्वांटम थ्योरी, क्वांटम थ्योरी, क्वांटम थ्योरी से क्या लिखा गया? क्वांटम थ्योरी जो एनर्जी ऑफ फोटॉन है वो क्या होना चाहिए? एनर्जी ऑफ फोटॉन, एनर्जी ऑफ फोटॉन। क्वांटम थ्योरी की बात करते हैं तो एनर्जी ऑफ फोटॉन जो होगा वो E इज इक्वल टू एच न्यू होगा। क्या होगा? E इज इक्वल टू एच न्यू होगा। अब उसी चीज को जरा बात करिए अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन से क्या बोलते हो इसको? अकॉर्डिंग टू मास एनर्जी रिलेशन एनर्जी ऑफ फोटॉन क्या होगी? एनर्जी ऑफ फोटॉन, अब एच नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे? E इज इक्वल टू MC स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर जो मास एनर्जी रिलेशन क्या बताता है? मास कन्वर्ट इनटू एनर्जी हो गया है। तो यहां पर दो रिलेशन मिल गए आपको, रिलेशन 1 और 2 फ्रॉम रिलेशन 1 एंड 2। क्या देख रहे हो आप? दोनों में E सेम है, इक्वेट कर दीजिए तो क्या आएगा? MC स्क्वायर इज इक्वल टू H न्यू आ जाएगा। बच्चों आपको ये जरूर पता होगा कि न्यू इज इक्वल टू होता है C बाई लेमडा। क्या होता है? C बाई लेमडा। तो यहां देखो MC रखिए और एक C बाहर कर दीजिए। क्यों ऐसा? क्योंकि मुझे पता है, आपको समझाना है बस। अब यहां से H आएगा, न्यू की जगह पे आएगा C बाई लेमडा। एक C से एक C कैंसिल हो जाएगा। देखो जरा ये वाला C क्या आएगा? MC इज इक्वल टू आएगा H बाई लेमडा आ गया। MC जो होता है जरा देखो, ये मास ऑफ फोटॉन होता है। ये क्या होता है? मास मोमेंटम ऑफ फोटॉन कितना होता है? क्या होता है? मोमेंटम ऑफ फोटॉन। बार बार मैं मास बोल देता हूं, मोमेंटम ऑफ फोटॉन, मोमेंटम ऑफ फोटॉन। ये होता है P इज इक्वल टू मास ऑफ फोटॉन एंड वेलोसिटी ऑफ फोटॉन। तो मास ऑफ फोटॉन m और वेलोसिटी ऑफ फोटॉन, फोटॉन चलता है लाइट की स्पीड से, तो मैं इसको लिख सकता हूं MC। समझना, m क्या है? मास ऑफ फोटॉन, C क्या है? वेलोसिटी ऑफ फोटॉन। और जो फोटॉन की वेलोसिटी होती है वो स्पीड ऑफ लाइट होती है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, चलना तो उसको स्पीड ऑफ लाइट से ही है। तो क्या आ जाएगा? इसको मैं ले सकता हूं क्या? मोमेंटम। क्या आ जाएगा? ये मोमेंटम आ गया, मोमेंटम आ गया। तो P इज इक्वल टू आ गया H बाई लेमडा। तो ये तो मोमेंटम का फॉर्मूला निकला। यहां से डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या आ जाएगी? डी ब्रॉगी बोलते हैं इसको, डी ब्रॉगली मैं बोल रहा हूं, डी ब्रॉग वेवलेंथ क्या आएगी? डी ब्रॉगली वेवलेंथ ये आएगा लेमडा इज इक्वल टू H अपॉन P। बच्चों जो P है ना वो फोटॉन के लिए है, तो ये जो फॉर्मूला किसके लिए है? फॉर फोटॉन है। किसके लिए? फोटॉन के लिए है। अगर मैं इसी फॉर्मूले में जरा सा चेंज कर दूं, जरा देखो किसके लिए? मैटर पार्टिकल के लिए। किसके लिए? फॉर मैटर पार्टिकल। मैं ऐसा लिखने जा रहा हूं, फॉर मैटर या मटेरियल पार्टिकल, मटेरियल पार्टिकल। अब मटेरियल पार्टिकल में क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हमारे लिए, आपके लिए। तो क्या होगा? यहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? तब आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा मटेरियल पार्टिकल के लिए, लेमडा इज इक्वल टू H अपॉन MV। जहां P लिखा है वहां क्या लिखोगे? वहां लिखना पड़ेगा बच्चों, क्या? वहां MV डालना पड़ेगा। मटेरियल पार्टिकल के लिए MV, फोटॉन के लिए P डालना है।
तो ये हो गया मटेरियल पार्टिकल के लिए, फॉर मटेरियल पार्टिकल। अब देखो यहां से कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलेंगे आपको। ये तो डेरिवेशन हो गया, अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलने वाले हैं, तो स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे नोट डाउन भी करिएगा साथ साथ। चलिए अब देखो क्या रिजल्ट मिलते हैं, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या मिला इससे। इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ये मिल गया आपको। यहां से लिखना है इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। इंपॉर्टेंट कंक्लूजन इस फॉर्मूले से क्या मिला, पहला तो बच्चों ये मिल गया कि लेमडा क्या हो रहा है, लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम। क्या हो जाएगा, लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एम। इसका मतलब क्या हो गया, अगर जो पार्टिकल का मास ज्यादा होगा तो उससे एसोसिएटेड वेवलेंथ कम होगी। अगर मैं बात करूं अपने लिए, तो मेरे से जो एसोसिएटेड वेव होगी, जब मैं दौड़ूंगा, मैं चलूंगा, तो मेरे से जो एसोसिएटेड जो वेव होगी, उसकी जो वेवलेंथ होगी बहुत कम होगी। यही कह रहा है ये। अगर फॉर हैवियर मास लेस वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ, फॉर लाइटर मास लार्जर वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ। इसका मतलब है कि अगर मास ज्यादा हो गया, इसका मतलब यही हो गया, लेमडा ज्यादा होगा कब, लेमडा ज्यादा कब होगा, जब मास कम होगा। क्या होगा, जब मास कम होगा तो उससे एसोसिएटेड वेवलेंथ ज्यादा होगी। एक बात आ गई। दूसरी बात ये होती है कि देखो लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी है। वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ मूविंग मटेरियल पार्टिकल है। अगर ये ज्यादा होगी, क्या, फिर वही बात, अगर लेमडा ज्यादा है, इसका मतलब है ये तभी पॉसिबल है कब, जब उससे जिसके लिए वेवलेंथ, जिस मूविंग मटेरियल पार्टिकल के लिए स्पीड ज्यादा है, वो वेवलेंथ ज्यादा है, इसका मतलब उसकी स्पीड कम होगी। क्या होगी, अगर ये ज्यादा करना है तो ये ज्यादा करना है तो ये कम करना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर v को आप ज्यादा कर रहे हो, देखो यहाँ पे v कम कर दीजिए, क्या कर दीजिए, v को कम कर दीजिए। जैसे ही v कम होगा वैसे क्या होगा, लेमडा ज्यादा। क्लियर हुआ, दो बातें हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल में। तीसरी बात बच्चों ये है कि अगर मूविंग मटेरियल पार्टिकल रेस्ट पे हो जाए, इफ मूविंग मटेरियल पार्टिकल इज एट रेस्ट, दैट इज v इज इक्वल टू 0, देन सोचो क्या होगा। अगर v 0 हो जाता है, तो लेमडा कितना होगा, लेमडा बच्चों हो जाएगा इन्फिनिटी। क्या हो जाएगा, लेमडा की वैल्यू बच्चों इन्फिनिटी आ जाती है। क्या आ जाती है, इन्फिनिटी आ जाती है। इन्फिनिटी का बच्चों क्या मतलब होता है, इसका मतलब एक ही होता है, क्या, कि हम लेमडा को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं क्या, नहीं। तो क्या लिखोगे आप इसकी जगह पे, इसकी जगह बच्चों आप लिखोगे वी कैन नॉट बी ऑब्जर्व। एक ही लाइन में लिखना आंसर, क्या लिखोगे, हेंस सच वेवलेंथ लिख दो ऐसे, सच वेवलेंथ कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड। अगर कोई मूविंग मटेरियल पार्टिकल रेस्ट पे है, मैं रेस्ट पे हूं, बताइए मुझसे एसोसिएटेड वेव जो है उसकी वेवलेंथ कितनी है, आप मेजर कर पाओगे, नहीं कर सकते, इनफाइनाइट है। तो इसी तरह से जब भी कोई मूविंग मटेरियल पार्टिकल रेस्ट पे है तो उससे जो एसोसिएटेड वेव होती है उसको मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि उससे एसोसिएटेड जो वेव है वो इनफिनाइट है, उसकी वैल्यू कितनी है, इनफिनाइट है। चलो इंपॉर्टेंट बात की तरफ चलते हैं। क्या, जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है बच्चों, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, वेरी इंपॉर्टेंट है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेरी इंपॉर्टेंट है ये। डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेव आर मैटर वेव, de Broglie wave or matter wave are not
आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। जो डी ब्रॉगली वेव है या मैटर वेव है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी प्रोड्यूस, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ओनली प्रोड्यूस बाय एक्सेलरेटिंग चार्ज। मैं लिखता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ओनली produced by accelerating charge। ठीक, कभी ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो आप क्या बोलोगे? एक्सीलरेटिंग चार्ज इज द सोर्स ऑफ ईएम वेव्स। चलो यहीं पे वेरी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट और आने जा रहा है। देखो क्या आने जा रहा है कि जो मैटर वेव्स हैं या डी ब्रॉगली वेव्स हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं चार्ज ऑन मटेरियल, मूविंग मटेरियल। अब मतलब ये क्या बता रहा है ना, उसका ही मतलब समझना है कि अगर जो डी ब्रॉगली वेव्स हैं वो इस बात पे डिपेंड नहीं करती हैं कि वो जो मटेरियल, मूविंग मटेरियल है वो चार्ज है कि अनचार्ज है, दोनों के लिए सेम होता है। डी ब्रॉगली वेव्स इज सेम फॉर चार्ज और अनचार्ज मूविंग मटेरियल पार्टिकल। तो यहां क्या लिखा जाएगा? यहां लिखा जाएगा डी ब्रॉगली वेव आर मैटर वेव आर independent on charge on आर इंडिपेंडेंट, या क्या लिख सकते हो? डी ब्रॉगली वेव आर मैटर वेव आर इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज ऑन मूविंग मटेरियल पार्टिकल, मूविंग मटेरियल पार्टिकल, मूविंग मटेरियल पार्टिकल, चार्ज आर अनचार्ज, मतलब इसके लिए ये बात समझ सकते हो कि डी ब्रॉगली वेव इज सेम फॉर चार्ज और अनचार्ज मूविंग मटेरियल पार्टिकल। दैट इज डी ब्रॉगली वेव is same for charge or uncharged moving material particle। अब मूविंग मटेरियल पार्टिकल कैसा भी है, चार्ज है चाहे अनचार्ज है, क्योंकि दोनों का मोमेंटम सेम होता है। अगर मोमेंटम सेम होगा तो डी ब्रॉगली वेव सेम होगी। मतलब यही तो समझ में आया कि जो डी ब्रॉगली वेव होती है वो चार्ज पर डिपेंड नहीं करती है, वो चार्ज से इंडिपेंडेंट होती है। तो बच्चों ये दो पॉइंट जो आपके पास हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये बताना है कि डी ब्रॉगली वेव क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से डिफरेंट होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या करती है? एक्सीलरेटिंग चार्ज पार्टिकल से प्रोड्यूस होती है, जबकि डी ब्रॉगली वेव या मैटर वेव क्या होती है? वो चार्ज से इंडिपेंडेंट होती है, उसे चार्ज से मतलब ही नहीं है, वो चार्ज हो चाहे अनचार्ज मूविंग मटेरियल पार्टिकल्स हो, दोनों के लिए सेम होती है क्योंकि उसका मोमेंटम सेम होता है। ये दोनों पॉइंट आपको बहुत ध्यान में रखने हैं और ऊपर के 3 पॉइंट आपको अपने दिमाग में अच्छे से रखने हैं। तो इस तरह से ये 5 पॉइंट बच्चों हो जाते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं।